भी हम चैप्टर 9 का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन या एससीपी क्या होता है। तो ये टर्म आपको क्या डिफाइन कर रही है, नाम से आपको पता लग रहा होगा कोई सिंगल सेल है, उससे अपन प्रोटीन ऑब्टेन कर कर पाने में सक्षम है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पेन लेने दो। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ प्रोटीन कैन मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द न्यूट्रिएंट ऑफ एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन। जब ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपन ने सिंगल सेल प्रोटीन का निर्माण किया है। ठीक है, अब the cell from microorganism treated in various ways and used as a food. ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपन ने इसको निकाला है और फिर इसको अपन ने एज अ फूड सोर्स यूज करना चालू कर दिया। बायोमास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बायोमास अब सिंगल सेल प्रोटीन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन की जा सकती है, इसको एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन किया जा सकता है। ओके, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट अब ऐसा एस्टिमेट किया गया है, ऐसा मानना है इनका कि एक 250 किलो की काऊ है, वो प्रोड्यूस कर रही है 250 ग्राम प्रोटीन पर डे। तो एक 250 किलो की गाय है, सॉरी, वो 200 ग्राम प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस कर रही है। टू गेट एससीपी माइक्रोब्स आर ग्रोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी घर पे मान लो कि जैसे दही जमा रहे हैं अपन, तो माइक्रोब्स की ग्रोथ करा रहे हैं, घर पे करा सकते हैं, लेकिन एससीपी का इतना सिंपल फिनोमिना नहीं है कि मैंने किचन में गई, मैं टेम्परेचर ऑप्टिमाइज किया और माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करा दिया। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होने वाला। एक लार्ज स्केल चाहिए अपन को, बड़े स्केल पे ये वाले सारे काम होते हैं, तो बिल्कुल इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक स्पाइरुलिना, अच्छे से ध्यान रखोगे कि एक बीजी है स्पाइरुलिना, जो कि काम में लिया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन को ऑब्टेन करने के लिए, आर ए गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कैन बी ग्रोन इजीली ऑन वेस्ट वाटर फ्रॉम सीवेज, पोटैटो potato processing plants, animal manure and straw molasses. ओके, इसको आप काट दो, यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, इसको नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है, द बैक्टीरिया मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, इसका भी ध्यान रखोगे। ठीक है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी का देख लिया था, एक बैक्टीरिया ये मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस कैन प्रोड्यूस 25 टन ऑफ प्रोटीन ड्यू टू इट्स हाई ग्रोथ रेट। इसकी हाई ग्रोथ रेट होती है, इसी कारण ये 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। सोचो एक छोटा सा बैक्टीरिया है, वो इतना ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या अपन को इसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए यूज में लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है, and biomass production. Okay, large scale production of edible mushroom is a growing industry. अब मशरूम को ग्रो करने के लिए भी अपन को बहुत सारे जो एडिबल मशरूम होती है, जिसमें जो पॉइजनस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको ग्रो कराने के लिए भी अपन को एक बड़े स्केल पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। ठीक है, अब कुछ कॉमन माइक्रोब्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जो कि जिनमें एबिलिटी है कि वो सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया दैट इज स्पाइरुलिना, कहाँ गया पेन, हाँ, साइनोबैक्टीरिया दैट इज स्पाइरुलिना के बारे में ध्यान रखना है। एक बैक्टीरिया है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। एक यीस्ट है कैंडिडा यूटिलाइज, यूटिलिस को अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपन प्रोटीन को छोटे से स्केल पे, छोटे से बैक्टीरिया से निकाल के एक बड़े स्केल पे अपन इसको यूज कर रहे हैं, किसी चीज का अच्छे लेवल पे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि कैंडिडा यूटिलाइज। ओके, और एक फिलामेंटस फंजाई है फेजीरियम ग्रेमिनेरियम। ठीक है, इसका भी नाम ध्यान में रखना है। तो कुछ कुछ कॉमन माइक्रोब्स के मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर रखे हैं, जिनमें की कैपेसिटी होती है कि वो सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं
कि ये जो अपन सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस करने लग गए, इसको अपन ने सक्सेसफुली डेवलप कर लिया, तो इसके क्या-क्या एडवांटेजेस है जिनको कि अपन को जो कि अपन को मिले हैं एससीपी को डेवलप करके, ठीक है? इट इज रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन और पुअर इन फैट कंटेंट, ठीक है? प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी है, प्रोटीन तो मिल रहा है लेकिन फैट नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है? तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, ओबेसिटी से जो ग्रसित लोग हैं, मोटापे के शिकार लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है? It is reduce the pressure on agricultural production system for the supply of food, या न्यूट्रिशनल फूड लिख सकते हो आप, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है? न्यूट्रिशनल फूड कर लेना इसको, ठीक है? एससीपी प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल effluents, so it help to minimize environmental pollution, इसको करेक्ट कर लेना, environmental pollution. SCP can be produced in laboratories throughout the year. अब जैसे कि अपन एग्रीकल्चर के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको छोटा मोटा ओवरव्यू दिया था, तो उसमें अपने पास एक बैरियर होता है सीजन का, कि अगर ये अपन को ये वाली फसल उगानी है तो अपन इसी सीजन में उगा पाएंगे, ठीक है? लेकिन एससीपी प्रोड्यूस करने के मामले में ऐसी कोई बैरियर अपने अपने सामने नहीं आती, पूरे साल अपन एससीपीज आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये इसके एडवांटेजेस के बारे में अपन ने बात कर ली, ठीक है? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन को हिंदी में भी बायोफोर्टिफिकेशन ही बोलते हैं, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ 1 minute, the process of breeding nutrient rich crop is known as biofortification, ठीक है? Crop with improved nutritional values have improved quality and content of protein, oil, vitamins, micronutrients and mineral content, ठीक है? जो भी अपन नॉर्मल लेवल पे क्रॉप उगा रहे थे उसमें कंपेरेटिवली इतने जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हाई नहीं मिल पा रही थी, अब बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी बढ़ा दी, पूरी क्रॉप की ओवरऑल क्वालिटी को भी अपन ने इंक्रीज कर दिया, ठीक है? हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन, ऑयल, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, मतलब भर भर के अपन ने अच्छी क्वालिटी की क्रॉप को डेवलप कर लिया है, ठीक है? फिर एक इंस्टीट्यूट आता है दैट इज नोन एज IARI, Indian Agricultural Research Institute. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, has released many varieties of vegetables rich in vitamins and minerals, ठीक है? जब आप लोग बड़े हो गए, इवन जो लोग आप में से एग्रीकल्चरल फील्ड ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो उन्हें इस ड्यूरिंग मास्टर्स और आफ्टर मास्टर्स ARI में जाने का मौका मिलेगा, अगर वो बहुत अच्छे से काम करते हैं तो, ठीक है? तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाना, ताकि बहुत अच्छा लेबोरेटरी एक्सपीरियंस मिल पाए, ठीक है? इसके अलावा साथ में जैसे ये चैप्टर में मैं बहुत सारी क्रॉप्स के बारे में बात कर रही हूँ, इसमें जिनको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ रहा है तो वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को भी ऑप्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके फायदे ये हैं कि आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड अमाउंट भी मिल जाता है, जब अगर ये आप बीएससी का तो मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन एमएससी अगर ये आप अच्छे किसी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से करते हो तो आपको एक अच्छा खासा स्टाइपेंड अमाउंट मिल जाएगा, जो कि आपका खर्चा पानी का अच्छा खासा जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है? Plant breeding is undertaken for improved nutritional quality of plant, following following our objectives of improving. अब improve करने लायक कौन कौन सी चीजें अपन को दिखी प्लांट ब्रीडिंग के टाइम में, वो सारी चीजें अपन ने अगेन कैटेगराइज करी कि मेरे पास ये क्रॉप है, इसमें भी ये कैरेक्टर नहीं है, तो मेरे को आर्टिफिशियली ये सारे कैरेक्टर्स मैं जो नई ब्रीड करा रही हूँ प्लांट की स्पीशीज उसमें मुझे चाहिए, ठीक है? तो प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, कोई भी क्रॉप है उसमें मैं चाहूंगी कि उसकी प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी ज्यादा हो जाए, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े और ऑयल को भी अपन अलग से अच्छे लेवल पे निकाल पाए, ठीक है? माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, ठीक है? इसके अलावा विटामिन कंटेंट, ठीक है? तो बेसिकली जितने भी अपने अपने को अपनी क्रॉप में
जो ये क्राइटेरियाज कम लग रहे हैं उनको अपन आर्टिफिशियली प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू एक प्लानिंग मैनर में इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने साइड में आप देखोगे कुछ मैंने क्रॉप मेंशन कर रखी है, ठीक है, कुछ क्रॉप मेंशन कर रखी है और उसमें न्यूट्रिएंट्स का क्या कौन सी स्टेज पे ये न्यूट्रिएंट्स दिख रहे हैं और इसके बारे में बताया, ठीक है। तो क्रॉप का नाम लिया सबसे पहले हाइब्रिड मेज, डेवलप्ड इन 2000। 2000वें सन में अपन ने हाइब्रिड मेज का फॉर्मेशन कर लिया था। ट्वाइस द अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन आर द एसेंशियल अमीनो एसिड व्हिच आर नॉट फॉर्म्ड बाय आवर बॉडी, जो कि अपन को बाहर से लेने की जरूरत होती है। तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन को अपन ने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा ली है। जो जितना उसमें अमाउंट पाया जा रहा था मेज में उसका जस्ट डबल अमाउंट अपन ने प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू पॉसिबल करा लिया, ठीक है, हाइब्रिड मेज। इसके अलावा वीट की एक किस्म है दैट इज एटलस 66, हाई प्रोटीन कंटेंट। इसमें वीट में अपन ने क्या करा, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दिया, ठीक है। इसके अलावा राइस के बारे में बात करते हैं। आयरन रिच, और जो पहले मतलब राइस की जो अपने पास वेराइटी थी उसके कंपेयर में अपन ने 5 गुना आयरन ज्यादा बढ़ा दिया इसमें, ठीक है। तो ये तीनों को तो आपको ध्यान में रखना है, मतलब ध्यान में रखने का कि इनको लर्न करना है, ठीक है। और अब इसके नीचे वालों को एक बार केवल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कैरेट, पंपकिन और स्पिनचेस में क्या विटामिन ए इनरिच्ड होते हैं, ये सारी कैरेट से विटामिन ए मिलता है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये वाला, ठीक है। इसके अलावा मस्टर्ड, बिटर गार्ड और टोमेटो और बथुआ, इनमें विटामिन सी एनरिच्ड न्यूट्रिएंट्स अपन ने बढ़ाए हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पिनच एंड बथुआ आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड है। फ्रेंच बीन्स, ब्रॉड बीन्स, ये वो गार्डन पी, इन सब में अपन ने प्रोटीन एनरिच्ड जो क्वालिटीज थी उनको इंट्रोड्यूस करा है आर्टिफिशियली थ्रू दी प्लांट ब्रीडिंग, ओके। इसमें अपन को हाइब्रिड मेज, वेट की जो एटलस 66 वेराइटी है उसका, और आयरन के बारे में सॉरी राइस के बारे में ध्यान रखना है कि उसमें अपन ने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया है, और ठीक है। अब इसके बाद में बायोफोर्टिफिकेशन के बाद में अपन बात करते हैं एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर नाम एपीकल्चर नाम का मतलब ये है कि बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का रख रखाव कर रहे हैं, ठीक है। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ beehive of honey bees for the production of honey. Honey is a nutrient-rich component extracted from beehives. को हनी को ऑब्टेन करने के लिए अपन ने मधुमक्खी पालन का व्यवसाय चालू किया है, ठीक है। और मधुमक्ख जो हनी है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, बहुत सारे इसके अदर मेडिसिनल और एज वेल एज है ना, अब मेडिसिनल वैल्यूज भी इसके बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत अच्छे लेवल पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने हनी को ऑब्टेन करने के लिए मधुमक्खियों को पालना चालू कर दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बी वेक्स। हनी के अलावा अपन को मधुमक्खियों से बी वेक्स भी मिलता है, ठीक है। इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर कॉस्मेटिक्स, पॉलिशेस एटसेट्रा। एपिस इंडिका इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ हनी बीज, ठीक है। एपिस इंडिका जो एक ना मधुमक्खी की स्पीशीज है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है अमंग ऑल दी हनी बीज, ठीक है। अब बी कीपिंग की अपन को ठीक है हनी चाहिए, बी वेक्स चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी क्या और कोई इम्पोर्टेंस है तो उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे मेजर जो अपन को चीज दिखती है सबसे पहले बी कीपिंग का नाम लेते हैं वो है हनी, ठीक है। विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिशनल फूड, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हनी की बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सेकेंड प्रोडक्ट अपन को मिलता है बी वैक्स। बी वैक्स इज मेड ऑफ सिक्रेशन ऑफ वर्कर बीज। जो अब हनी बीज के जो इसमें एक क्वीन होती है, ठीक है। हनी बी के हाइव के बारे में मैं बात करती हूँ। ये मान लो हनी बी का हाइव है, तो यहाँ पे 3 टाइप की बी की स्पीशीज मिलेगी, ठीक है। एक तो होएगा वर्कर बीज, एक होएगा रानी मधुमक्खी दैट इज क्वीन हनी बी, और एक होएगा ड्रोन, ठीक है। अभी जो क्वीन है उसका काम क्या है, हमेशा वो छाते के अंदर ही रहेगी और बच्चों को पैदा करने का काम करेगी, ठीक है। और जो वर्कर है, ठीक है, ये बाहर से क्या जो
फूल होते हैं ना, उनका वो रस चूस के आएगी अंदर आके ये वैक्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है? इसके अलावा ये वर्कर का काम है क्वीन के घर की देख-रेख करना, घर की साफ-सफाई करना, इसके अलावा इनको फूड प्रोवाइड करना और ड्रोन भी बाहर वाले सारे काम देखता है, ठीक है? और वर्कर केवल जो ये वर्कर है इसी के अंदर कैपेसिटी है कि ये बी वैक्स को प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है? इसके अलावा ये ड्रोन और वर्कर में क्या डिफरेंस है? तो ड्रोन तो बेचारा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन वर्कर में भी कुछ इनको फीड कराने के मेथड के ऊपर है कि जिनको अपन ने जेली बी से फीड कराया, वो आगे जाके क्वीन के साथ रिप्रोड्यूस कर पाएँगे और आगे अपनी प्रोजेनी बना पाएँगे, ठीक है? which is beeswax, which is used in many industries including cosmetic industries, polishing industries, pharmaceutical industries. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या होता है? जो दवाइयों वाली फार्मा का नाम सुनते ही अपन को याद आता है मतलब दवाइयों वाली दुकान, और ठीक है, तो दवाइयां बनाने में जो काम, दवाइयां बनाने की जो इंडस्ट्री है उसमें भी बीवेक्स का यूज किया जाता है, एज वेल एज जो पॉलिश करते हैं अपन, पॉलिश तो बहुत सारी चीजों की कर सकते हैं, वुडन पे भी कर सकते हैं और अदर जो जितने भी सजाने के सामान है उन पे भी पॉलिशिंग की जा सकती है, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी बीवेक्स का यूज किया जाता है अलग अलग टाइप के कॉस्मेटिक्स में। उनका इंग्रेडिएंट है बेसिकली ये, ठीक है? इसके अलावा हनी और बीवेक्स के बारे में तो अपन को पता था। अब अपन बात करते हैं पोलिनेशन के बारे में, ठीक है? प्लेज एन एक्सीलेंट रोल इन पोलिनेशन, ठीक है? Honeybees are the best pollinating agent which help increasing the yield of several crops. ठीक है? पोलिनेशन की प्रोसेस जब मैंने बताया था कि वो जो अब ऊपर मैंने जब आपको बी हाइव का वो बताया है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो मधुमक्खी यहाँ फूलों पे जाती है रस चूसने, ठीक है? तो इस टाइम क्या होता है कि जो फ्लावर के पास जो पोलन ग्रेन है वो इसके बॉडी से चिपक जाएंगे, इसके पंखों के ऊपर चिपक जाएंगे, फिर ये उड़ के जब दूसरी जगह पे जाएगी, ठीक है, तो इसके थ्रू ये दूसरी जगह स्प्रेड हो जाएंगे, तो इस टाइप से पोलिनेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है? इसके अलावा इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं बी कीपिंग की। A drug prepared from the bodies of honeybees is used to treatment of diphtheria. डिप्थेरिया डिजीज के लिए अपन हनीबीज की बॉडी का यूज करते हैं। वेनम ऑफ हनीबीज हैज बीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस एंड स्नेक बाइट, ठीक है? आर्थराइटिस डिजीज और स्नेक बाइट से अगर भी अपन को प्रिवेंशन, स्नेक बाइट अगर किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया है तो उससे बचने के लिए भी अपन इसका वेनम, हनीबीज के वेनम का यूज करते हैं, ठीक है? इसके बाद में एपीकल्चर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद में द बी कीपर्स rear only following varieties of bees because of they can produce honey. अब हनी बी की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, लेकिन इनमें से कुछ स्पीशीज ही अच्छे अमाउंट में अच्छे अमाउंट में हनी को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है? तो इस कारण से जब कोई भी जो मधुमक्खी का पालन करने वाला आदमी है जिसको कि अपन बी कीपर बोलते हैं, ठीक है? वो जब अपनी मधुमक्खी की स्पीशीज का चुनाव करेगा तो वो सोच समझ के करेगा, हर कोई सी हनी बी को लाके यहाँ पे नहीं रखेगा, ठीक है? इन चारों स्पीशीज के बारे में अपन को बहुत अच्छे से पता रखना है, ठीक है? ठीक है, ये एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, इंडिका नाम से पता चल रहा है कि इंडिया में पाई जाने वाली है, डोरसेटा और मेलिफेरा, ठीक है? एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा और एपिस मेलिफेरा, इन चारों बी की स्पीशीज के बारे में अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है? अब ये बात मैंने बीज की बी कीपिंग के बेसिक के बारे में बताया, क्यों अपन को इसकी जरूरत पड़ी और कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंस है इसके बारे में बता दिया, कौन कौन से इसके स्पीशीज इंक्लूड है इसके बारे में बता दिया। अब जब अपन बी कीपिंग कर रहे हैं तो अपन ने स्पीशीज का चुनाव कर लिया सबसे पहले। अब क्या इसके अलावा भी कोई और चीजों का अपन को ध्यान में रखने की जरूरत है बी कीपिंग के टाइम में? तो बिल्कुल है, ठीक है? तो बी कीपिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। अब जो यूं नहीं कि मधुमक्खी के पास तुम गए, कुछ अता पता है नहीं, यूं ही चले गए तो मधुमक्खी खा गई, ठीक है? मधुमक्खी खा गई तो बेसिकली उसका वेनम अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, और अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में बीज ने काट लिया तो इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है? बहुत सारी बीज ने अटैक कर दिया तो, ठीक है? तो सबसे पहले अपन को जो भी स्पीशीज अपन ने पाली है अपने जो मतलब जहाँ पे अपन
बी कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे जिस किसी स्पीशीज़ को पाला है, सबसे पहले उसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए। एग्रेसिव टाइप की है, नॉर्मल बिहेवियर है या फिर अग्रेसिव हो रही है, तो कौन-कौन से टाइम पीरियड में वो अग्रेसिव हो रही है, ठीक है? क्या ऐसा एनवायरनमेंट मिला जिसकी वज़ह से वो अग्रेसिव बिहेव कर सकती है, ठीक है? इसके बारे में अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है? हैबिट्स का यहाँ पे एक्चुअली इसलिए मेंशन कर रखा है कि जब वो एक्चुअली अपन बीज का कम्युनिकेशन और अपना कम्युनिकेशन बिकॉज बहुत ज्यादा अलग है, अपने जैसे तो वो कम्युनिकेट करती नहीं होगी। तो जो बी कीपर्स होते हैं वो ये मान लो अपना बी हाइव है, तो ये जो बी कीपर्स होते हैं वो मधुमक्खी को देख के बता देते हैं कि वो अभी क्या कर रही है। लाइक मान लो कि उसके जो बी कम्युनिकेशन में आप आगे जाके पढ़ोगे कि उसकी चाल को देख के वो पता लगा लेते हैं। अगर वो पंख बहुत तेजी से फड़फड़ा रही है, मान लो यहाँ पे फूड सोर्स पड़ा है, तो अगर इसने फूड सोर्स देख लिया तो यहाँ पे वो पंख को तेजी से फड़फड़ाएगी। इसको देख के बाकी की मधुमक्खियां क्या समझ जाएगी कि हाँ यहाँ पे फूड है, ठीक है। और अगर दी मान लो कि इसको यहाँ पे किसी मक्खी ने नहीं देखा, तो ये क्या करेगी, वो वापस आएगी अपने छाते में, फिर दूसरी मधुमक्खियों को बताएगी यहाँ पे फूड है। फिर कौन सी किस टाइप से ये मूवमेंट करेगी, उस टाइप से जो बाकी की मधुमक्खी है वो इमेजिन कर लेगी कि फूड की सोर्स क्या है। तो इस ये अलग अलग एंगल बनाते हुए मूवमेंट करती है। अब एंगल कैसे कैसे बनेगा, जो बी हाइव है ये वाला, और मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है। तो सन और बी हाइव के बीच में कौन सा एंगल बना के ये चल रही है, उसके बिहाफ पे अपन को फूड की लोकेशन अपने साथियों को बता देगी, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल लोकेशन फॉर बी कीपिंग फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, एक अच्छी खासी लोकेशन होनी चाहिए, बार बार वहां पे कोई भी नेचुरल डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, ऑप्टिमम उनका टेम्परेचर होना चाहिए। यूं नहीं कि बार बार वहां पे आंधी बारिश आ रही है, ऐसा भी कोई चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम्स, ग्रुप ऑफ बीज को क्या बोला है, स्वाम्स। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए इनका, ठीक है। तभी वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगी और अच्छे से हनी का प्रोडक्शन कर पाएगी, ठीक है। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्सेस, अब अपन ने बी वैक्स और हनी के लिए जब मधुमक्खियों को पालना चालू कर ही दिया, तो उनकी हैंडलिंग और उनको कलेक्ट एकदम अच्छे से करना चाहिए। वो भी नहीं कि छाते में जब तुम हनी को कलेक्ट करने जा रहे हो तो तुम्हें बिहेवियर का पता नहीं था, और या फिर तुमसे शहद नीचे गिर गया तो वैसे लॉस हो जाएगा, और अगर मधुमक्खियों के बिहेवियर का नहीं पता था तो तुम पे अटैक कर देगी वो, ठीक है। तो उनका कलेक्शन भी वाइजली करना चाहिए, ठीक है। और यूं भी नहीं कि सारा ही हनी यहाँ से तुमने छाते से निकाल लिया, वो भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में अच्छे एक्सपर्टिज्म के साथ में ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए, ठीक है। तभी अपन बी कीपिंग को एक अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन कर पाएंगे इसका, ठीक है। एपीकल्चर बी कीपिंग के बारे में यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इज अ deal with feeding and breeding, housing and health care of livestock for getting maximum benefits। अब अपन किसी भी लाइवस्टॉक मतलब पशुधन से किसी भी टाइप का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनको अपन फीड करा रहे हैं, अच्छा खासा खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, अपने घर में साथ में रख रहे हैं, उनको ब्रीड करा रहे हैं ताकि उनकी प्रोजेनी कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली ये सारे काम होते हैं, ठीक है। लाइवस्टॉक क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स स्पेशली द फार्म एनिमल्स केप्ट फॉर प्रॉफिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइवस्टॉक। एग्जांपल है केटल्स, गोट, शिप, पिग, कैमल्स एटसेट्रा, ठीक है। दे आर वाइडली यूजफुल। अब लाइव स्टॉक का यूज किस किस किन किन चीजों में अपन लाइव स्टॉक को यूज ले सकते हैं, तो सबसे ज्यादा है मिल्क। मिल्क प्रोडक्शन के लिए अपन ने हो सकता है इनिशियल टाइम में पशुपालन का काम चालू किया होगा। इसके अलावा कुछ एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज लेते हैं, सामान ढोने के लिए
जैसे गधा है, घोड़ा है, इन सबको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अपन यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है? एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मान लो कि अपन को कृषि क्षेत्र में भी अपन बहुत सारी कामों के लिए अपन अपने पास पशुधन होना चाहिए। एक मान लो कि अपन को खेत की जुताई करनी है, जो पहले के ज़माने में खेतों की बुआई होती थी, ठीक है? तो उसके लिए मशीनरीज़ तो इतनी डेवलप थी नहीं, तो वो लोग बैल की हेल्प से, ठीक है? बैल की हेल्प से वो लोग खेत को जोतते थे, ठीक है? इसके अलावा जब अपन को खाद चाहिए, तो वो भी पशुओं का वेस्ट मटेरियल होएगा, वो अपन को खाद के जैसे काम में आ जाएगा। इसके अलावा अपन को लेदर चाहिए अगर दी, तो वो भी पशुओं की खाल से ही आता है। ग्लू एंड जेलेटिन, और अगर दी मीट का प्रोडक्शन करना है, तो वो भी लाइव स्टॉक से ही मिलेगा, ठीक है? Dairy farm management and poultry farm management is required to select a good breed having high yielding potential and disease resistance varieties. अब अपन किसी भी चीज को पाल पोस रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपन उसकी एकदम बेस्ट ब्रीड को ही सेलेक्ट कर बेस्ट वेराइटी को ही सेलेक्ट करेंगे, तभी अपना जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होएगा, ठीक है? एनिमल ब्रीडिंग और इसके टाइप्स क्या क्या है? A breed of group of animals of the same species that are related in descent and have common features and appearance. There are two type of breeding and inbreeding और outbreeding, ठीक है? तो सबसे पहले एनिमल ब्रीडिंग के बारे में अपन ने देख लिया था कि सेम स्पीशीज होनी चाहिए, रिलेटेड उनके वो जो एंसेस्टर्स रिलेटेड, एंसेस्टर तो नहीं बोलूंगी, मतलब दो चार पीढ़ियां पहले के उनके उनका कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है? और इनके फीचर्स कॉमन होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन ने हर बार अपन डंकी को हॉर्स के साथ मेट करा रहे हैं, ऐसा नहीं, हॉर्स हॉर्स के साथ ही मेट करेगा, डंकी डंकी के साथ ही मेट करेगा। आगे अपन म्यूल की कहानी पढ़ेंगे, वो अलग बात है, ठीक है? एनिमल ब्रीडिंग कैसे अपन ब्रीड करा सकते हैं, कौन से स्पीशीज सेम होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, ठीक है? इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब इसके दो टाइप के बारे में अपन अच्छे से देखेंगे, ठीक है? वो है इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके बाद में अपन बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है। तो सबसे पहले तो ये ग्रोथ रेट को इम्प्रूव कर रहा है, ये बात अपन को पता है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग, वूल, मतलब ऊन, इन सब का प्रोडक्शन के लिए भी अपन एनिमल ब्रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है? सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मिल्क, मीट, एग, वूल एटसेट्रा, ठीक है? एक तो इनका प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक इनकी क्वालिटी को एकदम अच्छी वाली क्वालिटी चाहिए अपन को। इनकी मिल्क भी, मैंने पिछले चैप्टर्स में भी बात करी थी कि मिल्क में अपन विटामिन ए का सोर्स ज्यादा अच्छे लेवल पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीजें अपन ने देखी थी, ठीक है? अब एक अगर भी मान लो कि अपन को किसी मुर्गी से अंडा चाहिए, तो अपन बेस्ट जो ब्रीड है उसी की मुर्गी को तो अपन सेलेक्ट करेंगे, ताकि अच्छी क्वालिटी का अंडा मिले अपन ने। अच्छी क्वालिटी का अंडा मिलेगा तो उसमें प्रोटीन और फैट का अमाउंट ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? इम्प्रूव वेराइटीज रेजिस्टेंस टू वेरियस डिजीज, इंक्रीज प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है? तो अपन ने एनिमल ब्रीडिंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे कि क्यों अपन एनिमल ब्रीडिंग करा रहे हैं, क्यों अपन एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन करा रहे हैं, ये चीजें देखी, ठीक है? अब अपन एनिमल ब्रीडिंग करा रहे हैं, कौन कौन से टाइप से करा सकते हैं, इसके बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है? तो एक तो इन ब्रीडिंग, जिसको कि अंतर प्रजनन भी बोलते हैं, एक है आउट ब्रीडिंग, दैट इज बहिर्प्रजनन, ठीक है? इन ब्रीडिंग के फिनोमिना की क्या कहानी है, वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है? When breeding in between animals of the same breed के एनिमल होने चाहिए, ये बात तो नाम से पता लग रही है। 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। मान लो कि काऊ के बीच में अपन ने मीटिंग कराई, ठीक है? काऊ और ox, तो इनके बीच में जो जनरेशन गैप है वो मतलब 4 से 6 साल, 4 से 6 जनरेशन पुराना नहीं होना चाहिए। 4 से 6 जनरेशन के बीच बीच में ही 4 से 6 जनरेशन के बीच बीच में ही इनका कोई रिलेशन निकलना चाहिए, ठीक है? इस इस फिनोमिना को अपन इनब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक? हो सकता है ये कोई रियल में भाई बहन हो या फिर हो सकता है कजिन हो, ठीक है? तो 4 से 6 जनरेशन से ज्यादा इनमें गैप नहीं होना चाहिए। Superior cow and superior bull of the same breed are identified and mated. अब एकदम अपन ने सुपीरियर क्वालिटी की
काऊ ली है और सुपीरियर क्वालिटी का ही बुल ली है, उनके बीच में अगर अपन इंटरब्रीड कराएंगे तो अपनी जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी उसकी क्वालिटी भी अच्छी ही होगी. A superior female in case of cattle is the cow that produces more milk per lactation. ठीक है, अगर ये मैंने सुपीरियर क्वालिटी की केटल्स को चूज की है, काउ बफेलो इन सब को चूज की है, अच्छी क्वालिटी का और अच्छे अमाउंट में अपन को मिल्क का प्रोडक्शन होएगा. ठीक है, एज पर लैक्टेशन, जितना भी उनका लैक्टेशन पीरियड होने वाला है उसमें. ठीक है, इनब्रीडिंग एज अ रूल इंक्रीजेस इन होमोजाइगोट्स. होमोजाइगोट्स में इनब्रीडिंग ज्यादा होएगी ऑब्वियसली, but continued inbreeding reduces fertility and even productivity. This is called inbreeding depression. अब हर बार अपन इनब्रीडिंग करा रहे हैं, उसमें अपन को अच्छी सुपीरियर जो वेराइटीज है वो मिल पाए या नहीं मिल पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है. और मान लो कि कोई डिजीज है इस जनरेशन में, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो रेसेसिव है, तो कोई जरूरी थोड़ी है ये ओवर द टाइम अपने आप को. हो सकता है कि अगर ये अपने इनब्रीडिंग कराई टाइम टू टाइम, ठीक है, तो हो सकता है ओवर द टाइम ये अपने आप को एक्सप्रेस कर जाए. तो ऐसे जो हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाए इनब्रीडिंग के थ्रू, अपन इनको बोल देंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग में डिप्रेशन हो गया. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात अपन करते हैं आउटब्रीडिंग के बारे में. ठीक है, outbreeding is the breeding between the unrelated animals which may between individual of the same breed but having no common ancestor. Same breed के हो लेकिन उनके 4 से 6 जनरेशन तक ancestor कॉमन नहीं होने चाहिए. और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, दैट अगर डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में अगर ये अपन प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करा रहे थे इसको अपन क्रॉस ब्रीडिंग बोल देंगे. और डिफरेंट स्पीशीज, और अलग अलग स्पीशीज के बीच में अपन ने रिप्रोडक्शन कराया तो वो हो गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, अलग अलग ब्रीड के बीच में अपन रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, अलग अलग स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन करा दिया तो उसे अपन ने बोल दिया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. आउटब्रीडिंग की बात हो गई. अब आउटब्रीडिंग में भी अपन 2-3 टर्म्स के बारे में अच्छे से अपन को ध्यान में रखना है. ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी इस वाली डेफिनेशन में बता दिया. आउट क्रॉसिंग, it is the mating of animal within the same breed but having no common ancestor on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation. अगर फोर सेम स्पीशीज और 4 to 6 जनरेशन के अंदर आ गया तब तो अपन ने पिछले स्लाइड में इसको देखो यहाँ पे इनब्रीडिंग पढ़ा था. लेकिन 4 to 6 जनरेशन तक उनका कोई भी कॉमन रिलेटिव कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो अपन इसको आउट क्रॉसिंग बोलेंगे. ठीक है, अब जो आउटब्रीडिंग में आप देखो ऊपर वाली 3 लाइन में मैंने जो भी चीज बताई है वही अगेन मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करने वाली हूँ. ठीक है, उसी को बस टर्मिनोलॉजी अच्छे से बताइए. आउट क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताते हैं, बात करते हैं. क्रॉस ब्रीडिंग, सुपीरियर मेल ऑफ द one breed are mated with superior female of another breed. Hazardal is a new breed of sheep developed in Punjab जैब by crossing between Bikaneरी ewes and Merino rams. ठीक है, ये अपन ने क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बात कर ली. एक स्पीशीज के अपन ने सुपीरियर क्वालिटी के मेल को चूज किया और दूसरी वाली की अपन ने सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल को चूज किया, उनके बीच में क्रॉस ब्रीड करा दिया, फिर इसका एग्जांपल बता दिया. ठीक है, इसका एग्जांपल ये हिजार्डल. ठीक है, ध्यान रहे तो ठीक है. पंजाब की जेब और बीकानेरी यूज के और मेरेनो रेम्स के बीच में अपन ने क्रॉस ब्रीडिंग कराई थी. ठीक है, अब लास्ट टर्म आती है आउट ब्रीडिंग में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. डिफरेंट स्पीशीज, यहाँ पे भी तो देखो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है ना ये वाला इंटर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. In this approach, male and female animals of two different species are mated. Interspecific नाम से पता लग रहा है इसमें मेल और फीमेल है वो अलग अलग स्पीशीज के होंगे, उनको अपन ने मेट कराया. ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अच्छे से ध्यान में रख लेना. म्यूल is produced from cross between female horse, जिसको कि अपन फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं, एंड मेल डंकी. ठीक है,
तो म्यूल की क्या कहानी है, बहुत अच्छे से अपन को ध्यान में रखनी है। मैं आपको दोबारा लिख के भी बता दूं कि म्यूल का प्रोडक्शन कैसे हुआ है। फोर्स लिया, डंकी लिया, ठीक है। सॉरी, डंकी तो क्या है, मेल, हॉर्स क्या है, फीमेल। इनके बीच में जब अपन ने क्रॉस कराया तो अपन को म्यूल प्राप्त हुआ, ठीक है। अब ये म्यूल अपन ने प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन ये बेचारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं था, मतलब इनफर्टाइल था, ठीक है। तो म्यूल तक तो अपन बना सकते हैं, लेकिन अब म्यूल म्यूल आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और ये आगे अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपन ने एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल हस्बेंड्री की बेसिक डेफिनेशंस के साथ साथ क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, मेथड्स के बारे में देख लिया। मेथड में अपन ने इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, अगर देखो कोई सेम स्पीशीज में 4 से 6 जनरेशन तक अपन ब्रीड करवा रहे हैं तो वो इन ब्रीडिंग हो जाएगी। और अगर ये सेम ही स्पीशीज है और 4 से 6 से दूर, बिना 4 से 6 जनरेशन के कोई रिलेशन के ब्रीड करा रहे हैं तो उसे अपन आउट क्रॉसिंग बोल देंगे। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट ब्रीड्स को अपन ने रिप्रोड्यूस कराने की कोशिश की है। इसके अलावा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग टाइप की स्पीशीज ही अपन ने अलग ले ली, ठीक है। उसमें तो अपन ने क्रॉस ब्रीडिंग में तो अपन ने ब्रीड्स अलग ली थी, यहाँ पे अपन ने पूरे स्पीशीज ही चेंज कर दी। तो उसका एग्जांपल है म्यूल। म्यूल में हॉर्स तो फीमेल थी, ये चीज ध्यान में रखना है। डंकी मेल था, ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर इन्होंने मिलके म्यूल को ये नेचुरली आई डोंट थिंक ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है, तो आर्टिफिशियली अपन ने लेब में इंट्रोड्यूस करा के म्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। फिर उसको फीमेल इनमें हॉर्स है तो उसके बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर वहां पे वो बेबी ग्रो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। एक बार अगेन मैं स्टार्टिंग से बता दूं कि इस चैप्टर 9 में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करने की अलग अलग मेथड्स के बारे में देखा था, ठीक है। इसके अलावा किस टाइप से अपन फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। केमिकल बेस्ड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल बेस्ड हो सकते हैं और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हो सकती है, इसके बारे में देखा था। सॉरी। इसके अलावा अपन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में देखा था, इसके फादर कौन है, इंडिया में इसको सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने लाया था, जीएमओस क्या होते हैं, इसकी क्वालिटीज और मॉडिफिकेशंस कौन कौन से इनमें होने चाहिए, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। फिर प्लांट ब्रीडिंग के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग अगर भी अपन करा रहे हैं तो कौन कौन से कैरेक्टर्स अपन चाहते हैं कि ये वाले कैरेक्टर्स अपनी नेक्स्ट प्लांट की स्पीशीज में आए, ये सारे अपन ने देख ली। और कौन कौन से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, कोई भी कंपनी अगर भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रही है तो कि मैं कौन कौन से कैरेक्टर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर दूं ताकि मेरा प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए, ठीक है। इसके बारे में अपन ने देख लिया था। फिर ये वाला स्लाइड मैंने आपको पहले भी बताया था कि इम्पोर्टेंट है कि कौन सी स्पीशीज, कौन सी वैरायटी, कौन सी प्लांट की है, इसको बारे में अपन को ध्यान में रखना है। वेट के बारे में बता दिया था, वेट का कलर सोने जैसा होता है तो सोना लिका, कल्याण सोना, राइस की जया रत्ना, ठीक है। शुगर केन की मैंने 2 स्पीशीज बताई थी जो अलग नदर्न और सदर्न इंडिया में ग्रो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग करा रहे हैं डिजीज रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के, ठीक है। तो कौन कौन सी डिजीज से अपन ने रेजिस्टेंस अपने प्लांट स्पीशीज के अंदर ले आए थे, ठीक है। अब अगर क्या केवल डिजीज से रेजिस्टेंस मिलना ही सफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अपन को चाहिए कि पेस्ट जो पेस्ट है अपनी जो प्लांट की स्पीशीज है उसको हार्म ना पहुंचा पाए, इसके लिए भी रेजिस्टेंस अपन ने डेवलप कर लिया था प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद में टिश्यू कल्चर के बारे में देखा था, इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में कहानी देख ली थी अपन ने कि इसके क्या मोटो है। जो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष में ट्रेवल करने वाले होते हैं, लोग होते हैं, तो वो एससीपीज को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और ज्यादा वजनी चीज भी उनको साथ में अपने साथ में नहीं ले जानी पड़े, ठीक है। और कुछ माइक्रोब्स का एग्जांपल लिया था अपन ने एससीपीज के लिए, वो आपको बहुत अच्छे से ये वाले एग्जांपल्स लर्न करने हैं, ये मैंने बताए थे, ठीक है।
एडवांटेजेस क्या-क्या है एससीपी के, ये अपन को ध्यान में रख लेना है। बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में बताया था, एग्रीकल्चरल में डेफिनेशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बता दिया था। इसके कौन-कौन से स्टेप्स हैं, इनके बारे में अपन ने थोड़ा-सा ध्यान में कर लिया कि अगर अपन को कोई बी मधुमक्खी का पालन करना है, तो कौन-कौन से स्टेप्स अपन को फॉलो करने मस्ट है, ठीक है? फिर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में मैंने रिसेंटली आप बताया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको जो एक फर्दर साइड में काम करना है, वो है कि अपनी जो एनसीईआरटी है या फिर जो अपनी रेफरेंस बुक है जिसमें कि ये जो चैप्टर दिया हुआ है, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये टू द लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? अगर ये आप ये पूरी बुक अच्छे से पढ़ लोगे, तो हो सकता है इधर आपको पढ़ा हुआ नहीं हो तो आपको बुक समझने में दिक्कत आई हो, लेकिन बुक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपके क्वेश्चन वहीं से बन जाएँगे, ठीक है? एज़ सच कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बुक को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? इसके अलावा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो करनी ही है, जो कि मैं एंडिंग में पॉसिबल हो पाया तो करा दूँगी, अदरवाइज़ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।